जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, हम तिलावत कलाम पाक से आज के सेशन का आगाज़ कर चुके हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि जो सेशन है इसको हमने आगे प्रोसीड करना है। तो बेटा ये आज आपकी पहली क्लास है, ये आपका पहला सेशन है। मैथमेटिक्स की ये जो क्लास है ये FSC ICS पार्ट 1 पार्ट 2 सब पार्ट 2 उनके लिए, सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई FSC का स्टूडेंट ज्वाइन कर ले या ICS का, क्योंकि जो भी शख्स मैथमेटिक्स सेकेंडरी की पढ़ेगा तो इसको ज्वाइन कर लेता है। तो बेटा देखें ज़रा राइट हैंड साइड पे आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। सर राइट हैंड फंक्शन साइड, मशीन दिखाई। हाँ जी, यहाँ एक फंक्शन दिखाया गया है एक मशीन को, और उसके अंदर कुछ इनपुट डाला जा रहा है, आप देखें। और फिर इस इनपुट की मदद से क्या हो रहा है कि कुछ हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं, आज के पहले सेशन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी। तो पहली स्लाइड आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है जी। इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक फंक्शन क्या है और दूसरा फंक्शन की लिमिट्स क्या हैं। तो आप अपने रजिस्टर पर एक सवाल नोट कर लें। सवाल ये है कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस। ये ऊपर मैंने सवाल लिख दिया है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस। आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ये ऊपर सवाल लिखा है तो इसको मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया। अब ज़रा देखते हैं इसका तारुफ क्या है। जी हमजा नज़र आ रही स्क्रीन, ज़रा पढ़ेंगे आप। एक दफ़ा आपने जुहेब को भी बारी देनी है, वो भी पढ़ेंगे जी। Yes, sir. Function are the important tools, but which we describe the real world ठीक in है, mathematical terms. ठीक है, They are used to explain the relation between variable quantities and hence play a central role in the study of cal calculus. ठीक है जी। तो ये आपके लिए जनाब थंब इम्प्रेशन आ गया, आपने देख लिया है, और ये आपके मैंने क्लैप भी कर दिया आपके लिए। ठीक है कि यू Yes, हैव sir. डन अ वेरी गुड जॉब, इट इज़ वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा है। वेल डन। तो आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है बाई विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड। अब फंक्शन कोई ठीक है कि है तो मैथ्स की चीज़, लेकिन इससे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें मैथमेटिकल शक्ल में सीखते हैं कि मैथ्स की शक्ल में जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो हम मुख्तलिफ चीज़ों के फंक्शंस बनाते हैं और मैथ्स से उसकी हेल्प लेते हैं कि मैथ्स हमें उनको सॉल्व करने में कैसे मदद देती है। दे आर यूज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल क्वांटिटीज़ एंड हेंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन कैलकुलस। तो मैथमेटिक्स की ब्रांच है कैलकुलस, उसमें ये सेंट्रल रोल अदा करती है। तो आपको पता है कि आपके पास हर साल लेटेस्ट मॉडल आ जाता है चीज़ों का। कभी देखा है आपने ये जो गाड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, ठीक है, इनके लेटेस्ट मॉडल आते हैं। Yes, sir. तो आपने ये भी देखा है कि इनकी शेप चेंज हो जाती है। Yes, sir. गुड। तो आप ये देखते हैं कि इनकी शेप बदल जाती है वक्त के साथ साथ ना। तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं या मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये ऐसे मैनेज की जाती हैं कि क्या होता है कि उनके मॉडल्स चेंज कर लिए जाते हैं। तो दरअसल उनके जो मॉडल्स चेंज होते हैं ना, तो इनके पीछे जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है कि पीछे कोई ना कोई मैथमेटिक्स के असूल लग रहे होते हैं, तो कोई ना कोई मैथ्स के फंक्शंस लग रहे होते हैं कि गाड़ी है उसकी जो आपने फ्रंट पे जो शीशा है ये गोल रखना है, रेक्टेंगुलर रखना है, कैसा। तो कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन चल रहा होता है जिसकी बुनियाद पर हम चलते हैं। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। जी जुहेब पढ़ेंगे ज़रा। जुहेब आपका माइक अलाउ कर रहा हूँ मैं। जुहेब जी, कॉन्सेप्ट ऑफ Yes, फंक्शन, जी फंक्शन होता क्या है। अच्छा sir. आप Function एक चीज़ जहन में रखिएगा बच्चों, आपको जो मैं साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ ना, तो मकसद ये नहीं होता कि मैंने आपको से कुछ जो है वो सुनना होता है। मैंने ये जो हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, चाहे हमारी क्लास में 200 स्टूडेंट्स हों,
एक दो बच्चों के साथ मैं कोऑर्डिनेट करता रहूं तो ऐसी सूरत में पता ये लगता है कि क्लासरूम में बच्चे मौजूद हैं। ठीक है जी। तो ये अली हमज़ा भी हमारी क्लास में आए हैं, आप दोनों एक जगह मौजूद हैं, फिर ये अली हमज़ा भी हमारे साथ आए हैं, न्यू स्टूडेंट, इनको भी वेलकम। तो जी बिस्मिल्लाह करें आगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, के फंक्शन क्या होता है ज़रा देखिएगा, ये फंक्शन है क्या। जी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मुझे पता लगेगा कि आप क्लास में मौजूद हैं। जी The term function was recognized by the German mathematician मैथमेटिशियन लेबनीज। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन क्या Leibniz. नोट कर लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने नोट करा दिया था ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि हु रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन, कि जो फंक्शन थी, फंक्शन के मुतालिक किसने हमें बताया, किसने हमें इंट्रोड्यूस किया। तो उसका जवाब क्या होगा, लेबनीज वो मैथमेटिशियन था जो जिसका ताल्लुक जर्मनी से था, इसने हमें मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में बताया। अब देखें इसकी एग्जांपल क्या है फंक्शंस की रोज़मर्रा ज़िंदगी में। देखें एरिया, जी अगर आपके पास स्क्वायर मौजूद हो, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आप में से कौन बताएगा। आपके पास ना हैंड रेज की ऑप्शन आ रही है साइड पर ना, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से ना हैंड रेज की ऑप्शन आती है, तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप दोनों में से कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। जी, कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मौजूद हो, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी पावर 2 हो। जिसकी पावर 2 हो। अच्छा, मैथमेटिक्स में मैं शेप की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में शेप्स होती है ना, स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल होता है, इसी तरह पैरेललोग्राम होती है, तो मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। तो उसमें स्क्वायर की शेप जो है उसके मुतालिक बात हो रही है। सर इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। वेरी गुड। तो जो स्क्वायर होता है उसकी पहली बात यह है कि इस तरह से उसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वेल डन, वेल डन, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो देखें जनाब, ये चारों साइड्स बराबर होती हैं। अगर हम एक साइड को कह दें कि उसकी लंबाई x है, मैं अगर एक साइड के मतलब कह दूँ कि उसकी लंबाई x है, तो इसका एरिया क्या बनेगा। दूसरी साइड भी ज़ाहिर है x होगी, तीसरी भी x होगी, चौथी साइड भी x होगी। तो आप बताएं इसका एरिया क्या होगा। X का स्क्वायर। x की 4। आपने किसकी X का बात ठीक स्क्वायर की। हो। चलिए हम तीसरी राय ले लेते हैं, हम हमज़ा का माइक भी ओपन कर लेते हैं, उनका भी रिस्पांस ले लेते हैं। ठीक है, हमज़ा आपको भी एज अटेंडी बना लेते हैं, तो हमज़ा का रिस्पांस लेते हैं कि हमज़ा क्या कहते हैं इस सिलसिले में। हमज़ा आपका माइक ओपन कर रहा हूँ मैं। जी हमज़ा का माइक भी ओपन कर दिया, हमज़ा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमज़ा अली, एक तो है ना मोहम्मद हमज़ा, तो हमज़ा अली एज अ गेस्ट आए हुए हैं, उनका माइक जो है वो मैंने दोबारा खोल देता हूँ। आप अपने माइक पर क्लिक करेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। हमज़ा, हमज़ा अली एज अ गेस्ट, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो अपने माइक को क्लिक करें तो आप बोल सकते हैं। जी चलें, इनका माइक शायद ओपन नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी हमज़ा जी, एरिया के मुतालिक बात हो रही थी, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं। इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। यस, वेरी गुड। तो साइड, अगर साइड सारी सेम हो तो आप एक साइड का स्क्वायर ले लें, या साइड को दूसरी उसी साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर हम फंक्शन की सूरत में लिखें तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत लिखा गया है, a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जब आपने एरिया को लिखना है तो ये इक्वल होगा x रेज टू द पावर 2। तो इसे हम कहते हैं एरिया एज अ फंक्शन ऑफ साइड, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ साइड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, सफ़ेयर आपको पता है इस तरह की गोल चीज़ होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज़रा हाथ से बना रहा हूँ तो ज़रा पूरी गोल नहीं बनी, तो गोल दायरे की शक्ल में है। ठीक है जी, इस तरह से सर्कल के फॉर्म, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि सर्कल जो है जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अगर यहाँ सेंटर है तो सेंटर से कोई सा भी डिस्टेंस ले लें तो ये इसका रेडियस होगा। अब मुझे बताएंगे कि जो अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला लगाएंगे। जी, तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, शाबाश, गुड। 4/3 पाई आर। हाँ जी, ये नेक्स्ट दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आपने लिखना हो कि वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस,
इसे हम पढ़ते हैं वॉल्यूम। इस साइड पर क्या लिखा है, वॉल्यूम, और इस साइड पर क्या लिखा है, रेडियस। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। यहाँ पर क्या है बच्चों, वॉल्यूम है एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर हमने पहले देख लिया कि फंक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं। दूसरा सवाल आपने नोट कर लिया होगा कि फंक्शन को किसने रिकग्नाइज किया, उसका जवाब भी आपकी बुक में दिया हुआ है। और तीसरा सवाल अब लिखें, तीसरा सवाल इसका है डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 3 इसका है डिफाइन फंक्शन। क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? यस सर। ये आप नोट कर लें, या आपने जब सेशन एंड होगा ना तो रजिस्टर के ऊपर आपने इन सवालों के जवाब लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं, जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आपने ये काम कर लिया है। ठीक है, सवाल नंबर 3, बल्कि ये साथ साथ रजिस्टर पे लिखते जाएं। जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो मुझे तस्वीर बना के भेज दें कि मैं समझूंगा कि आपके पास नोट हो गया। ठीक है, तो ये पहली चूँकि क्लास है, कल ज़रा प्रॉपर क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। क्योंकि ये पहली क्लास है तो पहली क्लास में थोड़ा थोड़ा टूल्स का भी मसला है कि टूल्स कैसे आपने अंडरस्टैंड करने हैं, तो हमारे साइज आगे बढ़ेंगे। तो जी फंक्शन क्या है, ज़रा डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, मेरा साथ देंगे हमज़ा। जी हमज़ा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज़ अ फंक्शन from a set x to a set y is a rule of corresponding that assign the each element x in capital X a unique element y is capital Y. The ठीक है। x is ऐसी ऐसी डेफिनेशन हमने 9th में पढ़ी थी। अब हम सेकेंड ईयर में आ गए ना, yes तो sir. हमने थोड़ा सा उसको और बेहतर कर लेना है। तो ये स्क्रीन पर जो डेफिनेशन मौजूद है, देखें ज़रा क्या है। आपकी जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है ना, हमने वो पढ़नी है। तो क्या है Yes फंक्शन, sir. क्या है फंक्शन इज़ अ रूल। Function is a rule or correspondence relating जी to set in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second element. राइट। तो इसमें क्या है, Yes. फंक्शन बुनियादी तौर पर एक रूल होता है। फंक्शन बुनियादी तौर पर क्या है, एक रूल है, जिसके तहत आप क्या करते हैं, रूल है या कॉरस्पॉन्डेंस है, जिसके तहत आप क्या करते हैं, पहले सेट या दो सेट्स अगर आपके पास मौजूद हो तो एक सेट के एलिमेंट्स को हम दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ ज़रा को रिलेट करते हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर देखें, मैं यहाँ एक न्यू स्लाइड जनरेट करता हूँ और आप ज़रा देखें, यहाँ मैं थोड़ा सा फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। तो जो उसने डेफिनेशन बताई है, हम उस डेफिनेशन को ज़रा देखें। हमजा स्क्रीन पर विजिबल है आपको, तो मसला तो नहीं? No sir, सही है स्क्रीन. गुड। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि एक सेट लिख देता हूँ जिसका नाम है, फ़र्ज कर लिया x, दिखाई दे रहा है, x लिख दिया मैंने आपको। Yes इसके sir. अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, जबकि दूसरा सेट है y, जिसके एलिमेंट्स हैं, फ़र्ज कर लिया a b और c और d। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं, उसमें एलिमेंट्स लिख देते हैं x के, और एक और सर्कल बना देते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं किसके, y के। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में कहा जाता है कि फंक्शन एक रूल है। फंक्शन इज अ रूल, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, जो क्या करता है, जो असाइन करता है। अब यहाँ फर्ज कर लिया हमने 1 को रिलेट कर दिया a से, 2 को फर्ज कर लिया रिलेट कर लिया b से, 3 को फर्ज कर लिया रिलेट कर दिया c से। तो फंक्शन एक रूल है जो सेट a के यानी सेट x के तमाम एलिमेंट्स को सेट y के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। क्या ये स्क्रीन पर विजिबल है आपको? Yes sir. Yes, sir. जी भाई। तो ऐसी सूरत में क्या किया, तो जो इसमें पहला सेट होता है ना, इसको कहते हैं डोमेन। जिसकी तरफ आप जा रहे हैं इसको कहा जाता है कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है जी। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, रेंज क्या होती है? रेंज वो होता है कोडोमेन में से जो इस्तेमाल हो गए हैं। अब इस्तेमाल क्या क्या हो गया, ए बी और सी, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो Yes फंक्शन sir. दरअसल क्या है, एक रूल है जिसके ज़रिए आप एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल है, क्रॉसपॉन्डेंस है, जिसके ज़रिए हम एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शन है या नहीं, तो इसका जवाब मुझे कौन देगा? क्या ये जो मैंने बनाया है ये फंक्शन भी है या नहीं? फंक्शन की शराइत क्या होती है, कब ये फंक्शन होगा? सर फंक्शन की शराइत होती है डोमेन f इज इक्वल टू सेट a होना चाहिए. हाँ जी, फंक्शन की शराइत ये होती है कि जो डोमेन होनी चाहिए
वो बराबर होनी चाहिए पूरी सेट ए के बराबर। तो आप देखें डोमेन में सारे कनेक्टेड हैं। ये यूँ समझें कि आपके घर में आने वाले मेहमान हैं, 1 2 3 ये मेहमान हैं। इन तीनों मेहमानों को आपने कोल्ड ड्रिंक लाजमी देनी है, यस इनमें से सर। कोई भी खाली ना हो। यानी डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, हमारी डोमेन जो है ये पूरी की पूरी पहला सेट है, सेट एक्स कहना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो पहला सेट है इसमें कोई भी खाली ना हो। और दूसरा फंक्शन की शर्त क्या होती है? सर रिपीट भी ना हो। हाँ, नो रेपिटेशन इन डोमेन। दूसरी शर्त ये होती है कि नो रेपिटेशन। किसमें रेपिटेशन ना हो? इन डोमेन, डोमेन में कुछ रिपीट ना हो, तो ऐसी सूरत में ये फंक्शन है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा फंक्शन से आपका तारुफ हो गया, तो उसका मतलब ये फंक्शन है। इस फंक्शन की डोमेन क्या है हमजा? सर 1 सर 2 1 2 3। गुड। और मुझे जुहेब बताएंगे कि इसकी रेंज क्या है? जुहेब। ABC हाँ जी। और इसकी कोड डोमेन क्या है? ABCD। वेल डन, वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो वही बातें जो हमने पीछे पढ़ी हैं वही बातें आपकी बुक में दोबारा बताई गई हैं, इनको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? 10 इन द अबव फंक्शन, ये जो ऊपर फंक्शन दिया गया है, स्केयर ऑफ द गिवन साइड हैज़ ओनली वन एरिया। ठीक है, कि जो एरिया था ना वो किसके बराबर था? स्केयर ऑफ द ओनली वन साइड था, ऐसे था ना। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि एरिया यहाँ पर फंक्शन है साइड का जी। तो इसी तरह जुहेब जो सफ़ेयर था, सफ़ेयर का अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना है तो उसमें किन दो चीज़ों का ताल्लुक था? फार्मूले में वॉल्यूम का रिलेशन किससे आ रहा था? रेडियस से रेडियस सर। और वेल डन। तो फार्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम का ताल्लुक रेडियस के साथ था, तो इसे हम कहते हैं वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। इसे पढ़ेंगे कैसे कि वॉल्यूम जो है वो रेडियस की शक्ल में एक्सप्लेन किया गया है जी। जुहेब देखिएगा नेक्स्ट बेटा, आपको क्या विजिबल है यहाँ? सर डिफाइन फंक्शन डोमेन एंड रेंज। हाँ जी। तो इसमें आप क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन डोमेन, यानी क्वेश्चन भी यही बनेगा आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बन गया? डिफाइन। ठीक है, फंक्शन को आपने पहले भी डिफाइन किया है, आप फिर एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, डोमेन बताना है और रेंज। तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन ये है कि फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ अ रूल। फंक्शन हमेशा किसी एक सेट से दूसरे सेट तक एक रूल होता है या क्रॉसपॉन्डेंस होती है, जो असाइन करेगा, मिलाएगा हर एलिमेंट जिसका ताल्लुक एक्स से होगा उसको किसी यूनिक एलिमेंट से जो वाई से होगा। ऐसी सूरत में एक्स सेट के तमाम एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं और वाई के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको रेंज कहते हैं। लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा बेहतर करके इसलिए बता दिया कि वाई सेट पूरा का पूरा को डोमेन में होता है, लेकिन उनमें से जो कनेक्ट हो जाए वो रेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नोटेशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नोटेशंस का, क्योंकि ये डेफिनेशंस में अक्सर डेफिनेशन इसमें से आ जाती है और स्पेशली एमसीक्यूज आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी नोटेशन है। तो नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालनी है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो हम छोटी क्लासेस से निकालते आ रहे हैं, आज भी निकालेंगे। तो आप कहेंगे जनाब ये तो हम पहले कर चुके हैं। तो हम देखते हैं ज़रा, इफ़ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स इन सच ए वे दैट वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमिन्स एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई। कि अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है जी, आपके पास कॉपी पेंसिल मौजूद है यस सर। जी? तो ये छोटा सा एक काम दे रहा हूँ, ज़रा ये कर लें ताकि हमारा ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो काम क्या है यहाँ पर? काम आपका ये है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये फंक्शन लिख लें। यस सर। x की आपको मैं 3 वैल्यूज़ दे रहा हूँ, 0 1 और -2। पहले आप 0 पर चेक करें और मुझे बताएं जवाब क्या आता है। 0। हाँ जी, ये मुझे बारी बारी बताना है। हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है मोहम्मद हमज़ा, एक है हमज़ा और तीसरे हमारे साथ हैं जुहेब। ठीक है जी। तो बारी बारी आपने मुझे बताना है कि इनका आंसर क्या आता है। तो पहला जवाब x की जगह 0 पुट करने पर मुझे बताएंगे क्या आता है। आप अपने रजिस्टर पर कैलकुलेशन कर लें। तो पहला जवाब मुझे बता दें मोहम्मद हमज़ा कि x सर की जगह 1 0 पुट करें तो आंसर क्या आता है? 1। हाँ जी, x की 1 जगह आता जब है। हम 0 पुट किया
तो y का आंसर आ गया जी 1। दैट इज़ वेरी नाइस जी। अब हम ऐसा करते हैं कि दूसरा पॉइंट पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 और इस पे रिस्पांस लेते हैं जी हमज़ा अली, जो एज अ गेस्ट ज्वाइन इन्होंने किया हुआ है। हमज़ा अली, आप मुझे बताएं कि जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो y का आंसर क्या आएगा? जी स्टिल वेटिंग, क्योंकि उधर से अभी आवाज़ नहीं आ रही, उनका माइक खुला है लेकिन अभी आवाज़ नहीं आई मुझ तक, तो मैं वेट कर रहा हूँ दूसरा रिस्पांस आ जाए ताकि मैं तीसरा क्वेश्चन जो है वो जुहेब के लिए रख दूँ। जुहेब ने x की जगह -2 पुट करना है और उन्होंने मुझे जवाब बताना है। -2 पुट करना है तो हाँ, -1 जुहेब ने -2 पुट करना है। अभी आप कैलकुलेशन कर रखे हैं, जब आपकी बारी आएगी। अभी हमज़ा अली से रिस्पांस ले रहे हैं कि जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा? जी चलें, पहले जुहेब को बारी दे देते हैं। हाँ जी जुहेब, आप पहले बता दें कि जनाब अगर हम x की जगह -2 पुट करेंगे तो x का आंसर क्या आएगा? -1। वेरी गुड, ठीक है जी, एक रिस्पांस रह गया, तो उनका शायद इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 यू विल गेट 2। तो बेटा याद रखें कि आप कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर रख रहे हैं और उसके नतीजे में कुछ आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें ये जो वैल्यूज़ आप पुट करते हैं इसके नतीजे में कुछ सिंगल यूनिक आंसर आ रहा है आपका। क्या आ रहा है? सिंगल, कोई यूनिक सिंगल आंसर जवाब में आ रहा है। तो वो जो सिंगल आंसर होता है वो इसकी वैल्यू होती है। अब वो क्या कहता है? इफ़ वेरिएबल, क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, जरा आपने सुना है उसको, उसने क्या बताया? कहता है इफ़ a variable y depend on variable x in such a way that each value of x determines exactly one value। तो जब भी आप x की कोई सिंगल वैल्यू रखेंगे तो y का भी कोई सिंगल आंसर आएगा। जब x की भी कोई सिंगल वैल्यू रखेंगे तो y का भी क्या आएगा जनाब? कोई सिंगल आंसर आएगा। देन वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या कहते हैं कि y फंक्शन है x का। अगर एक से ज़्यादा जवाब आए तो ऐसी सूरत में y x का फंक्शन नहीं होगा। ऐसी है जी, ठीक है। आगे चलें, तो इसमें नोटेशंस क्या हैं जी? हमजा आगे पढ़ेंगे, क्या है नोटेशंस जी? स्विस मैथमेटिशियन था, उसका नाम एलियट था। यस सर। ही इन्वेंटेड सिंबॉलिक वे टू राइट द स्टेटमेंट y। तो उसने लिखने का तरीका क्या बताया? y इज इक्वल टू f(x). तो ये इसको लिखने का तरीका है। तो फंक्शन को लिखने का तरीका क्या क्या है? ये ऐसे, y इज इक्वल टू f(x) और पढ़ा कैसे जाता है? विच इज दैट एज y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। जी बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। हमजा जुहेब से पूछें, जुहेब आप जरा ऐड करें, देखें अ फंक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? A computing machine F that जी takes जी जी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इनपुट input X, operates on it in some way, the produce exactly one output Fx। ठीक है जी। This तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई मशीन काम करती है, कि आप क्या करते हैं, मशीन को कुछ देंगे इनपुट, वो उसको करेगा प्रोसेस और आपको देगा आउटपुट, output ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? दरअसल क्या होता है? एक मशीन की तरह होता है जिसको आप कुछ इनपुट देते हैं और वो उस इनपुट को हल करके आपको आउटपुट की सूरत में कुछ चीज़ें देता है। तो ऐसी सूरत में फंक्शन क्या है? दरअसल एक मशीन की तरह काम करता है। तो यहाँ ज़रा देखें डायग्राम के अंदर कितना खूबसूरत बना के दिखाया गया कि इनपुट x है, फंक्शन है, और आउटपुट यहाँ पर क्या है? f(x) है। ऐसी ही है जनाब, yes sir ठीक है। तो बिल्कुल ये आप अगर किसी फैक्ट्री को देखें तो फैक्ट्री क्या करती है? कोई रॉ मटेरियल लेती है, फिर उसको प्रोसेस करती है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री जो है वो कॉटन लेती है, उस कॉटन को वो प्रोसेस करके उसका धागा तैयार कर लेती है, तो धागा आउटपुट हो गया। फैक्ट्री ने उस पर कुछ फंक्शन किया, फिर इसी तरह फंक्शन अप्लाई किया। इसी तरह धागा है, एक ख़ास फैक्ट्री है जिसके पास धागा आता है, वो उस धागे से क्या करते हैं? कपड़ा बना लेते हैं। ऐसे ही होता है जनाब। yes sir इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट और आउटपुट का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, राइट। इनपुट और yes sir आउटपुट पर आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं इनपुट के तौर पर दी जाती हैं और आउटपुट के तौर पर वसूल की जाती हैं। सो फंक्शन इज कॉल्ड
तो ऐसी सूरत में क्या है, एफ एफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एट एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, ठीक है, और इमेज। तो ऐसी सूरत में जो आंसर आता है ना वो इमेज भी कहलाता है। आपने लास्ट टाइम आंसर्स निकाले, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और एक क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखें जो एक्स होता है ना ये होता है इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है। और जो वाई होता है ये डिपेंडेंट होता है। अब जैसे आपको पता है कि आप लोग जो हैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ही यस सर। आप लोग जो बच्चे हैं ये पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो आपके पेरेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, यू आर द डिपेंडेंट। तो अगर आपके वालिदैन वेल टू डू होंगे तो आपके कपड़े जूते से वेल टू डू होने का पता लगेगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन परेशान हाल होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम का आपके ऊपर भी असर होगा। ऐसे ही होता है, यस सर। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उन पर कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जब किसी चीज़ पर दूसरी चीज़ डिपेंड करे, अब मिसाल के तौर पर लास्ट एग्जांपल में एरिया किस पर डिपेंड करता था जनाब, आप बारी बारी जवाब देंगे। पहले हम जुहेब से पूछ लेते हैं जी, एरिया ऑफ स्क्वायर किस पर डिपेंड करता था जुहेब? जी जुहेब, जुहेब की आवाज़ नहीं आ रही, जुहेब को कॉल आ रही है शायद। जी जुहेब आपसे बात कर रहे थे कि एरिया किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पे। एरिया डिपेंड करता था लेंथ ऑफ वन साइड पर। समझ आ रही थी ना? अगर Yes, sir. एक साइड की लेंथ जो थी वो अगर आपके पास एक थी तो दूसरी भी जाहिर है एक होगी, तो आंसर एरिया का आ जाएगा 2। अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं, 2 कर देते हैं, तो दूसरी साइड भी जाहिर है स्क्वायर था ना, एरिया लेंथ और विड्थ बराबर होती है उसमें, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हाँ देखिए ना, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 4 4। तो इसका मतलब हम लंबाई चेंज करते जा रहे हैं, एरिया क्या होता जा रहा है, वो भी चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी में इजाफा हो रहा है। तो जिसको बढ़ाने पर इजाफा हो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, यस सर। ठीक है। तो अगर आप यहाँ साइड एरिया के केस में देखें ना, एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर। तो यस इसका सर। मतलब इसमें एरिया जो है वो डिपेंडेंट है, यस सर। और जो साइड है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। साइड क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं लगा? हाँ सर। वेरी सिंपल। तो इसी तरह अगर हम वो वॉल्यूम वाली एग्जांपल देखें तो उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन था? रेडियस, और रेडियस जो था वो इंडिपेंडेंट था, शाबाश, गुड। और और वॉल्यूम जो था वो डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट था। इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से। चलें जी, आज के लिए थोड़ा सा ये सेशन, क्योंकि आज आपका वेट करने में आधा घंटा निकल गया है, क्लास का टाइम 10 साढ़े 10 तक था, तो इसलिए आज तो क्लास क्लोज हो जाएगी। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। ALP सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम चलते रहेंगे। आप इसी तरह, तो मुझे बताएं कोई मुश्किल परेशानी तो नहीं हुई आपको? हाँ सर। तो क्या ऐसे लग रहा है जैसे हम क्लासरूम में मौजूद हों, या उससे बेहतर लग रहा है? सर उससे बेहतर लग रहा है। हाँ जी। तो इंशाल्लाह आज आपका पहला दिन था, आज मैंने ज़रा वाइट बोर्ड कम यूज़ किया है, तो डेफिनेशंस ख़त्म होंगी, क्वेश्चंस आएंगे, हम कैलकुलेशंस करेंगे, यू विल फील इवन बेटर, ठीक है। आप लोग और अच्छा, लेकिन आप कोशिश किया करें, 9:30 बजे क्लास शुरू होती है, आप 9:45 9:30 का मतलब ये है कि आप 5 मिनट पहले उससे ना, यानी 9:30 क्लास हो रही है तो 9:25 पे आप आ जाया करें, ताकि हम, और बहुत आसान है, यही लिंक आपका हमेशा यूज़ होगा जब तक ये क्लास चलती रहेगी, आपको यही लिंक आता रहेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए हमेशा ये एक ही लिंक होगा, इसको जब भी आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन हो जाएंगे। लेकिन क्या है, ये क्लास, इस क्लास का टाइम, इस क्लास में शामिल कब होंगे आप? 9:30 आप इसमें शामिल हो सकते हैं, 10:30 तक फाइनल ये क्लास हो जाया करेगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस के तौर पर डेफिनेशंस लिखवाई हैं, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 ऐड कर लें, ये आप लिख कर क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो 5वां सवाल आज का क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो जिसने मेरी क्लास ली है वो आज लिख सकता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, साथ आपने एक एग्जांपल भी, डेफिनेशन भी लिखनी है और एक साथ एग्जांपल भी लिखनी है। तो थैंक यू यस वेरी सर। मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह अजीज, आई होप कि
टेक्नोलॉजी की वजह से लोग ज़रा परेशान हो रहे थे। आप अपने बाकी साथियों को भी बताएं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत आसान है, क्लास में एंटर होना बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप शामिल होंगे आपका डर और खौफ टेक्नोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा एंड देन यू विल एंजॉय अ लॉट। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा ये क्लासरूम इन्वायरमेंट से भी बेहतर है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर थैंक यू और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। सर।